हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम अर्थशास्त्र के सेकंड क्लास के बारे में जानते हैं, जो कि मैंने आपको पहले एक वीडियो प्रदान किया था जिसमें मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बीआर इन सब के बारे में समझाया था। उसी श्रृंखला में आज हम थोड़ा सा जानते हैं पीएसयू क्या होता है ना, और महारत्न मिनी रत्न कंपनियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मतलब पहला टॉपिक है आपका पीएसयू। पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्या कहलाती है? पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसका इसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। ये क्या होते हैं? तो मान लीजिए कोई एक ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या कोई ऐसी कंपनी या मतलब कोई ऐसा निर्माण कार्य जिसमें सरकार के 51% प्लस भागीदारी होती है, उसे हम पीएसयू कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कहलाता है। या सीधी सी बात कह दें तो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो कंपनी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। आपकी सबसे छोटी कंपनी होती है मिनी रत्न, उससे बड़ी होती है नवरत्न, सबसे बड़ी होती है महारत्न। और हम बात करें कंपनी, तो ये मतलब इनका निर्णय कैसे करते हैं कि कंपनी कौन सी है? तो उनके जो 3 वर्षों में जो कमाती हैं उनका औसत निकाला जाता है और बताया जाता है कि कौन सी प्रकार की कंपनियां हैं। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन से कितने इनका टर्नओवर क्या होना चाहिए, मगर मैं आपको ये जरूर बता दूंगा एक मोटिवेटिव में कि महारत्न बनती कैसे है। तो पहले मिनी रत्न होती है। मिनी रत्न जब काफ़ी समय तक सर्वाइव करती है और अपना रेवेन्यू अच्छा करती है तो फिर नवरत्न बन जाती है। और फिर आगे चल के जो थोड़ा और पैसा इकट्ठा करके और अपना टर्नओवर बढ़ाती है तो वो महारत्न बन जाती है। वर्तमान में हमारे पास 11 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि सबसे लेटेस्ट कंपनी जो महारत्न बनी वो पीएफसी बनी है। पीएफसी फुल फॉर्म होता है पावर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको याद रखिएगा। अब मैं बता थोड़ा महारत्न कंपनियां बनती कैसे, महारत्न कैसे बनती है। तो महारत्न कंपनी का जो टर्नओवर होता है वो आपका 25,000 करोड़ रुपये का होता है। इसको याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, मतलब याद रखिएगा, मगर आप जान लीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पेपर में मिले, कुछ चीज़ जाननी भी ज़रूरी है। और कुछ कुल लाभ वह अपने वार्षिक 3 वर्ष के दौरान लगभग औसत लाभ वह 500 करोड़ रुपये कमाती हो। कुल संपत्ति उसकी 15,000 करोड़ रुपये हो। और मैं अगर बात करूं तो वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 11 महारत्न कंपनियां हैं जो कि नई बनी थी। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। थोड़ा सा मिनी रत्न की संख्या जान लीजिए। मिनी रत्न आपके 73 हैं और नवरत्न आपके कितनी हैं? 13 हैं। ये याद रखिएगा। पहले 14 मिनी रत्न हुआ करती थी, उसमें से एक पहले 14 नवरत्न हुआ करती थी, पर एक नवरत्न निकल करके महारत्न बन गई जिसे पीएफसी कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं। अगला आपका एमएसएमई क्या है? एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किसी भी देश को यदि उन्नति करनी है तो अर्थशास्त्र की भाषा में उससे उस क्षेत्र में उस देश को विकास करना ही पड़ेगा, तभी वह देश आगे चले ग्रो करेगा। तो एमएसएमई फुल फॉर्म आता है पेपर में, क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की बात करते हैं। और बात करें माइक्रो एमएसएमई को बढ़ावा कौन देता है और कौन किस प्रकार के बैंक होते हैं जिसको लोन देती हैं? एक आईएफसी बैंक है, एक आईडीबीआई बैंक है, एक सिडबी बैंक है। इनके मैं फुल फॉर्म बता सकता हूँ मगर आपके पेपर में कम आते हैं इसलिए आप समझिएगा। सिडबी बैंक के थोड़ा जान लीजिए। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ? अपने लखनऊ में, राजधानी में लखनऊ में है। चलिए और जानते हैं थोड़ा सा। प्रमुख कुछ शब्दावलियाँ हैं। क्या प्रमुख कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपके पेपर में आती हैं? जैसे थोड़ा सा अगर देखते हैं, मैं आपको कंपनियाँ बता दूं जो 11 कंपनियाँ हैं। भेल है, गेल है, सेल है, बीपीसीएल है, आईओसी है, सीआईएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, पीजीआईसीआई है, एनटीपीसी है, पीएफसी है। ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो 11 हैं। बता सकते हो, फुल फॉर्म बता सकते हो, मगर खुद फुल फॉर्म बहुत कम आते हैं। अगर याद करना चाहें तो आप याद कर लीजिए, इसका याद कर लीजिए, आईओसी का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होता है। आप ओएनजीसी का याद कर लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस करके होता है इसका। एचपीसीएल का होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। सेल याद कर लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहलाती है। और अगर मैं आपको थोड़ा करंट से जोड़ दूं तो सेल की पहली महिला प्रमुख बनी है सोमा मंडल। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रमुख शब्दावली क्या है? प्रमुख शब्दावलियाँ सेल। क्वेश्चन आता है सेल कंपनियां क्या होती हैं? देखो वो सेल था, ये सेल कंपनियां हैं। सेल कंपनियां वह कंपनियां जो सिर्फ कागजों में ही दर्ज होती हैं और उनका ना तो कोई हेडक्वार्टर होता है, ना तो कोई कंपनी होती है, ना कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है। ऐसी कंपनी को हम सेल कंपनी कहते हैं। और ये ऐसी कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती हैं। क्या कहती हैं? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती हैं। तो याद रखिएगा इसको। अगला आपका ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है? अच्छा और भी देख लीजिए, हेडक्वार्टर कहीं नहीं होता इनका,
उत्पादन का कुछ नहीं होता, बैंक खाता होता है, मगर इनका क्या होता है, एक बैंक खाता होता है। और देखिए बैंकों में खाता होता है। और देखिए ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं, क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया सेल कंपनियां क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए इसको मतलब ध्यान से समझिएगा। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं, तो ब्लू चिप कंपनियां वही कंपनी कहलाती है जो कभी घाटे में नहीं जाती हैं। जैसे कहते हैं ना किसी ने ब्लू टिक दे देना, अर्थात वो चीज़ हमेशा ग्रो कर रही है। तो ऐसी कंपनियां जो ब्लू कंपनियां कहलाती हैं वो कभी घाटे में नहीं जाती हैं, तो ऐसी कंपनी को हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। एक होता है लगा देना, क्या लगा देना, एम्बार्गो क्या होता है। एम्बार्गो एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई एक सदस्य, जैसे मान लीजिए सार्क के सदस्य हैं, मान लीजिए 8 सदस्य हैं, है ना। तो ऐसे सार्क में जैसे कि मान लो कि पाकिस्तान ऐसी कुछ गतिविधियां करता है जो कि किसी भी देश के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो सारे देश मिलकर यानी 7 देश मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चला देंगे, या मतलब ऐसा कुछ सख्त कदम उठा लेंगे जिससे कि 7 देश उससे व्यापार ही नहीं करेंगे, उससे बोलेंगे चालेंगे नहीं। उसे कहते हैं एम्बार्गो लगा दें, किसी देश पे क्या लगा देना, एम्बार्गो लगा दें। जैसे क्वेश्चन मैं आपको लिखा मैंने, संगठन से किसी राज्य सदस्य को निकाल देना, ये क्या कहलाता है, एम्बार्गो लगा देना कहलाता है। और जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए 4 मित्र हैं और 4 मित्र में से एक मित्र ने ऐसा कुछ काम कर दिया जो चारों मित्रों की सहमति के बगैर था, तो 4 मित्र मिल कर के और उसको पनिशमेंट दे देंगे कि हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे इस प्रकार से, तो ये होता है एम्बार्गो। एक होता है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, मंदी के समय जब कभी किसी देश में मंदी आती है, तो या किसी कंपनी में मंदी आती है, बेरोजगारी फैल जाती है बहुत ज़्यादा, तो कंपनी अपने मजदूरों को किसी कारणों से निकाल देती है। जैसे कोरोना काल आया, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोरोना काल आया, उसमें कंपनियां बंद पड़ गई। तो कंपनियां बंद कर दें, बंद कर हो चुकी थी, तो बताइए उनको चलाने के लिए लेबर की आवश्यकता तो पड़ेंगे नहीं। तो कंपनियां किसी कारणवश अपने मजदूर को निकाल देती जब कंपनी से बाहर, तो उसे कहते हैं ले ऑफ कर देना। अगला देखिए, अगला आपका एफडीआई। एफडीआई फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी विदेशी द्वारा भारत की कंपनी में निवेश किया जाना है। किसी विदेशी द्वारा, किसी विदेशी कंपनी द्वारा, विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत की कंपनी में निवेश किया जाना है, क्या कहलाता है, एफडीए कहलाता है। एफडीए कौन ला सकता है, लाभ अपने देश ले जा। इस एफडीए का मतलब क्या लाभ है, तो जो भी एफडीए करने आएगा हमारे भारत में, वो अब जो भी भारत से पैसा कमाएगा, लाभ कमाएगा, वो अपने देश में ले जाएगा जिस देश से आया हुआ है। इसे हम रीपार्शिएबल बेसिस कहते हैं। रीपार्शियल बेसिस मतलब जो यहाँ कमाएगा उसका पैसा वहाँ पर अपने देश में लाभ ले जाएगा। और देखिए, अच्छा एफडीआई का में क्या होता है, मतलब समझिएगा, एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर होता है। शेयर मार्केट में यदि कोई मतलब अमेरिका की कंपनी या किसी भी देश की कंपनी, बाहर की कंपनी यदि 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है उसके, तो वो एफडीआई करना होता है। और यदि कोई भी कंपनी 10% से कम शेयर खरीदती है किसी में, ये आपका एफपीआई कहलाता है। एफपीआई फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, समझिएगा। और जो भी कंपनियां एफडीआई के तहत अपनी मतलब रजिस्टर करती हैं, उसमें शेयर बाजार में अपना कहलाती हैं। और हमारा सबसे पहला जो भारत का शेयर बाजार है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसको याद रखिएगा, जो कि 1875 के तैयार हुआ था, याद रखिएगा। दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एफडीआई आपका 2 प्रकार का होता है, एक ग्रीन फील्ड एफडीआई होता है, एक ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है, भारत में कोई नया कारखाना खोल दे, समझ लें, जो मतलब धरातल पे काम हो, है ना, जो मतलब पृथ्वी पर सॉरी किसी भी प्लॉटिंग निर्माण हो उस पर खड़ा किया जाए, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई कंपनी आई, मान लीजिए जियो कंपनी है कोई, और दूसरी कंपनी कोई मान लीजिए और भी कोई कंपनी आ जाती हैं और रिलायंस के ऊपर शेयर परचेज कर लेती हैं और हिस्सेदारी चलाना शुरू कर देती हैं, उसे हम कहते हैं मतलब ब्राउन फील्ड एफडीआई। और देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और बचा, एक आप बचा एफआईआई। एफआईआई फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंटल इन्वेस्टमेंट, याद रखिए इसका अर्थ क्या होता है, भारतीय कंपनी में निवेश। यदि कोई कंपनी है, यदि किसी कंपनी मतलब कोई कंपनी किसी भारतीय कंपनी में निवेश करना चाहती है, तो वह क्या करेगी, सबसे पहले अपने आप को सेबी में रजिस्टर कर देगी। सेबी क्या है, वही कंपनी सेबी, समझिए सेबी क्या है, भारत की एक ऐसी स्टॉक मार्केट जो सभी कंपनियों को नियंत्रित करती है, इसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहलाती है। ठीक है, अगला आपका फेरा। फेरा आपका क्या है, याद रखिएगा, जो कंपनी बाहर से आती हैं उन पर नज़र रखने का जो काम जो संगठन करता है उसे फेरा कहते हैं। अब फेरा आगे चल के 1999 में फेमा बन गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है फेरा का, याद रखिएगा, बहुत पेपर में आता भी है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 बना था। यह ऐसा एक्ट था जो बाहरी कंपनियाँ आती थी उस पर लगाम लगाता था, लेकिन मतलब कंपनियों को सुगमता लाने के लिए 1991 में जब एलपीजी आया, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, तो उसके बाद से 1999 में फेमा एक्ट लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहलाता है ये, और 1999 में ये लागू हो गया,
जिस कारण से भारत की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लेट्स लर्न विद एसके। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।